वर्ग 10 के इतिहास का पहला पाठ, यूरोप में राष्ट्रवाद। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों से प्रेम और एकता की भावना होती है। प्रश्न संख्या 2, मेजिनी कौन था? मेजिनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी का सदस्य बन गया। बाद में अपने यंग इटली नाम से संगठन का स्थापना की। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? उत्तर, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी अलग अलग सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। यही बाधाएं थी। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका, अब 4 में देखते हैं। मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिभाशाली राजनीतिक था और उसने यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिख युग माना जाता है। अगला लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? उत्तर, फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह राज्य में किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पहुंची। फलतः सुधारवादी नाराज रहने लगे और इन सभी कारणों ने 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखेंगे, ये पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। पाठ नंबर 1 है, इतिहास है और लघु उत्तरी में चल रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? उत्तर, पॉइंट नंबर 1, इटली का एकीकरण। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा के विवाद को लेकर ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और उसके एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया तथा इटली का एकीकरण हुआ। पॉइंट नंबर 2, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था। उसने कूटनीति माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया के पृथक्करण के कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ये उत्तर है, क्या भूमिका थी इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की? अगला क्वेश्चन है यूरोप में, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? उत्तर है,
नेपोलियन बोनापार्ट ने न सिर्फ जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयकरण की स्थापना में मदद की, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्र आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम है। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्कों तक में ही सिमट कर रह गया। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरीय है। गैरिबाल्डी या गैरबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर, गैरबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह जो है इटली के रियासतों का एकीकरण करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह मेजिनी के विचारों से बहुत प्रभावित था, किंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का संगठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। उसने विक्टर एमानुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाल ली। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूर के कहने से उसने वह योजना त्याग दी। उसने बहुत कुछ किया, किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार करता रहा और इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 5। विलियम I के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, ये कैसे? उत्तर, विलियम I जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक होगा तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम ने सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए कि अति लघु क्वेश्चन देख लिए, फिर लघु क्वेश्चन देख लिए, फिर अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेजिनी का योगदान। मेजिनी एक सफल साहित्यकार के साथ साथ एक योग्य सेनापति भी था, लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। अनेकों असफलता के बावजूद उसने हार नहीं मानी। 1848 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति के दौर में मेजिनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली की राजनीति में सक्रिय हो गया। काउंट काबूर का योगदान देखते हैं। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमानुएल राष्ट्रवादी था और इटली का एकीकरण चाहता था। इस काम को करने के लिए उसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री चुना। काबूर सफल राजनीतिज्ञ
और कट्टर राष्ट्रवादी था। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है। उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली और उसकी ओर से 1853 ईस्वी या 54 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया था। गैरिबाल्डी का योगदान देखते हैं। गैरिबाल्डी महान क्रांतिकारी था। वह सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के राज्यों के एकीकरण के प्रयास में था। पहले तो वह मेजनी का समर्थक था, किंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव के कारण या प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों से एक सेना बना इटली के प्रांतों सिसिली और नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। अंततः मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी के मिले जुले प्रयासों से 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण संभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए नई नीति अपनाई थी, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। बिस्मार्क जनतंत्र का विरोधी और निरंकुश शासक के समर्थक था। वह राजतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। उसे संसद, संविधान और लोकतंत्र के आदेशों से घृणा थी। उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है। उसने क्रांतिकारियों और उदारवादियों की कटु आलोचना की। उसकी कूटनीति सफलता थी कि उदारवादी और कट्टरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। बिस्मार्क का उद्देश्य प्रशा को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। उसका दूसरा उद्देश्य था कि जर्मनी को ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ से बाहर निकालना था, क्योंकि एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। साथ ही वो जर्मनी को यूरोप में प्रमुख शक्ति बनाना चाहता था। उसने प्रशा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसने कूटनीति माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस में से मित्रता चाहता था। 10 मई 1831 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट में संधि हुई। इससे संपूर्ण जर्मन क्षेत्र एक साथ मिल गए और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रवाद के उदय और प्रभाव की चर्चा कीजिए। उत्तर, सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर उठा दी, जिसके कारण अनेक छोटे बड़े राष्ट्रों का उदय हुआ। बाल्कन जैसे क्षेत्र में के छोटे राज्य और जातियों के समूहों में भी राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में तो राष्ट्रवाद इतनी कट्टरता से उभरा कि ये एक दूसरे से द्वेष करने लगे। यह राष्ट्रवाद का एक नकारात्मक पक्ष था। औद्योगिक क्रांति की सफलता ने भी कट्टर राष्ट्रवादिता को हवा देने का काम करने लगा। ये बड़े साम्राज्यवादी सर्वप्रथम एशिया और बाद में अफ्रीका को अपना निशाना बनाने लगे। इसके लिए इनमें अनेक युद्ध भी हुए। जो जितना शक्तिशाली था वह उतना ही बड़े भाग पर कब्जा जमा बैठा। इन उपनिवेशवादियों ने जहां अपनी जड़ जमाई वहां उन्होंने खुलकर शोषण किया। उपनिवेशों ने
उन्हें दो चीज़ें आसानी से मिली। एक तो उद्योगों की कच्चा माल मिलने लगा और दूसरा ये कि तैयार माल का बाज़ार भी हाथ में आ गया। भारत के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और हाईलैंड में युद्ध हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजयी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय पढ़ रहे हैं हम लोग। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। उत्तर, 1828 में लुई 18 की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात उसका भाई चार्ल्स दशम गद्दी पर बैठा। चार्ल्स दशम क्रांति का घोर शत्रु था और राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था। वह पुरातन व्यवस्था को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहता था। वह चर्च की महानता का प्रबल समर्थक था। जनता इस नए राजा से जितनी घृणा करती थी, कुलीन लोग उतना ही उसका आदर करते थे। वास्तव में चार्ल्स दशम का घोर प्रतिक्रियावादी चरित्र और सामंतों, कुलीनों तथा पादरियों के प्रति उसके भारी पक्षपात ने फ्रांस को जुलाई 1830 के क्रांति के द्वार पर ला खड़ा किया। विद्यार्थी, अवकाश सैनिक, अवकाश प्राप्त सैनिक, मजदूर सब क्रांति के मार्ग पर बढ़ गए। इस क्रांति का नेतृत्व वयोवृद्ध नेता लफायत ने किया। विरोध के फलस्वरूप चार्ल्स दशम ने सिंहासन छोड़ना पड़ा। इस प्रकार क्रांति सफल हुई और चार्ल्स का शासन समाप्त हुआ। जुलाई क्रांति मध्य वर्ग की विजय थी, जिसने संवैधानिक घोषणा पत्र के दोषों को दूर किया और कुलीन तथा धर्म गुरुओं का शासन समाप्त कर दिया। इसी वर्ग ने 1789 की महान क्रांति का संचालन किया था और इसी वर्ग ने 1794 में मजदूरों को बढ़ते हुए प्रभाव से क्रांति की रक्षा की थी। 1815 से 1830 के बीच विशेषाधिकार वर्ग की चेष्टा से इस वर्ग के हित पर खतरा उत्पन्न हो गया था। अतः मध्यम वर्ग पुनः अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय हुआ। उसने प्रतिक्रियावादी शासकों को भागने पर विवश किया और श्रमजीवी वर्ग को चुप करके शासन की कमजोर या शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों ने राष्ट्रीयता की भावना जाग उठी। यूनानियों के अंदर यूनान यूरोपीय सभ्यता की जननी माना जाता है। सभी यूनानियों का धर्म और उसकी जाति संस्कृति एक थी। साथ ही प्राचीन यूनान सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में न केवल यूरोप का वरन पूरे विश्व का जनक था। इसके बावजूद भी वह उस्मानिया साम्राज्य के एक अंग के रूप में जाना जाता था। फलतः तुर्की के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो गया। आंदोलन के मध्य वर्ग का सहयोग मिलने लगा, जो काफ़ी शक्तिशाली था। यूनान की स्थिति तब और विकट हो गई जब तुर्की ने यूनानी आंदोलनकारियों को एक एक कर दबाना शुरू कर दिया। 1821 ईस्वी में यूनानियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। रूस तो यूनानियों के पक्ष में था, लेकिन ऑस्ट्रिया के दबाव के कारण वह खुलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जार निकोलस के समर्थन मिलने पर एक प्रकार से संपूर्ण यूरोप से यूनान को समर्थन मिलने लगा। यूनान और तुर्कों में युद्ध छिड़ गया। अनेक देश यूनानियों के पक्ष में आए और युद्ध में यूनान की विजय हो गई। इस पाठ का सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आगे की ओर ध्यान देते हैं।
ये इतिहास रहा। इतिहास के पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद के अति लघु, लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखे।